नमस्कार। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक समाचार विश्लेषण। सत्र को प्रारंभ करने से पूर्व एक महत्वपूर्ण उद्घोषणा। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के द्वारा सिविल सेवा परीक्षा 2023 की तैयारी करने वाले गंभीर उम्मीदवारों के लिए एक निःशुल्क कार्यशाला का आयोजन 26 जून 2022 यानी रविवार को सुबह 11 बजे बायजूस एग्जाम प्रेप ऐप पर विशेष रूप से किया जा रहा है। वेबिनार का विषय है यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा 2023 में सफलता सुनिश्चित करने हेतु संपूर्ण मार्गदर्शन। जो भी विद्यार्थी इसमें शामिल होना चाहते हैं वे बायजूस एग्जाम प्रेप ऐप को डाउनलोड करें और कार्यशाला के लिए रजिस्टर करें। आप इससे संबंधित अधिक जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर दिशा दे सकते हैं। सत्र के विषय आपके समक्ष हैं। आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे आर्थिक परिवर्तन में जाति की भूमिका, बर्ड स्ट्राइक और विमानन सुरक्षा, जीएसटी व एकल कर व्यवस्था, क्रिप्टो बाजार में गिरावट, डिजिटल वियरेबल्स व साइबर हमले तथा संथाल जनजाति पर। सत्र के अंत में हम मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की चर्चा करेंगे, जिससे संबंधित उत्तर संरचना भी हम आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आलेख आपके समक्ष है। इसे पेज नंबर 6 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 1 में सोसाइटी और जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था से है। इसमें हम बात करने जा रहे हैं आर्थिक परिवर्तन में जाति की भूमिका पर। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती गरीबी और असंतोष के साथ भारत में लंबे समय से बेरोजगारी एक समस्या बनी हुई है। अग्निपथ कार्यक्रम के खिलाफ चल रहे विरोध, एक साल पहले कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन और कृषि जातियों द्वारा आरक्षण के लिए आंदोलन सभी एक प्रकार के असंतोष को ही दर्शाते हैं। इस पृष्ठभूमि में यह प्रश्न किया जाता है कि भारत विकास का एक ऐसा पैटर्न क्यों नहीं पैदा कर सकता जो रोजगार और समावेशी विकास पैदा करे, जैसा कि अधिकांश पूर्वी एशियाई देशों ने किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इसमें जाति एक जवाब हो सकती है, जो एक ऐसा संरचनात्मक कारक है जो भारत में आर्थिक परिवर्तन को बाधित करता है। वास्तव में भारत में आर्थिक परिवर्तन और जाति के बीच संबंध विद्यमान है, जिस पर अक्सर शिक्षाविदों के द्वारा बल दिया जाता है। समकालीन साहित्य में भी जाति आर्थिक और सामाजिक परिणामों में असमानताओं को समझने में एक कारक के रूप में कार्य करती है। जाति अपने कठोर सामाजिक नियंत्रण और नेटवर्क के माध्यम से कुछ के लिए आर्थिक गतिशीलता की सुविधा प्रदान करती है, वहीं दूसरों पर बढ़ते नुकसान के लिए ये बाधाओं को भी खड़ी करती है। जाति भूमि और पूंजी के स्वामित्व पैटर्न को भी आकार देती है और साथ ही साथ राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक पूंजी तक पहुंच को भी नियंत्रित करती है। विशेषज्ञों के अनुसार ऐसे 3 तरीके हैं जिनसे जाति भारत में आर्थिक परिवर्तन में बाधा डालती है। इसमें कृषि क्षेत्र के भीतर स्वामित्व और भूमि असमानता, उच्च शिक्षा में अभिजात्य पूर्वाग्रह और जन शिक्षा की ऐतिहासिक उपेक्षा, और जाति आधारित प्रवेश बाधाएं और आधुनिक क्षेत्र में विशेष नेटवर्क कुछ महत्वपूर्ण कारक देखे जा सकते हैं। वैश्विक दक्षिण में समावेशी विकास प्राप्त करने में सफल होने वाले सभी राष्ट्रों ने मानव पूंजी के साथ भूमि सुधार किए, नीचे से पूंजीवाद को बढ़ावा देकर बुनियादी ढांचे में निवेश किया और ग्रामीण क्षेत्र में औद्योगिकरण शुरू किया। किंतु इन तीनों ही मोर्चों पर भारत द्वारा कार्य नहीं किया गया है। यदि हम इसके तहत भूमि स्वामित्व और उत्पादकता की बात करें तो भारत आज दुनिया में सबसे ज्यादा भूमि असमानताओं वाले देशों में से एक है। भूमि का समान वितरण ब्रिटिश औपनिवेशिक हस्तक्षेप के द्वारा कायम रखा गया था, जिसने एक पारंपरिक असमानता को वैध किया। कुछ जातियों को अपने प्रशासनिक प्रथाओं के लिए अंग्रेजों के द्वारा दूसरों की कीमत पर भूमि का स्वामित्व सौंपा गया। अंग्रेजों ने भूमि शासन की श्रेणियों और प्रक्रियाओं में जाति को अंकित किया, जो अभी भी भारत में उत्तर औपनिवेशिक भूमि स्वामित्व पैटर्न को रेखांकित करती है। भारत की आज़ादी के बाद हुए भूमि सुधारों में भी बड़े पैमानों पर दलित और निचली जातियों को शामिल नहीं किया गया,
जिसने ग्रामीण भारत में दूसरों की कीमत पर मुख्य रूप से मध्यवर्ती जातियों को प्रोत्साहित किया और उन्हें सशक्त बनाया। यहाँ तक कि कृषि क्षेत्र में परिवर्तन लाने वाली हरित क्रांति ने भी भूमि असमानता को नहीं बदला, क्योंकि हरित क्रांति को ज्यादातर तकनीकी हस्तक्षेप के माध्यम से हासिल किया गया था। हालांकि भारत ने निश्चित रूप से तब से अधिशेष प्रकार के खाद्य उत्पादन को देखा है, किंतु जो जातियां इस भूमि पैटर्न से जुड़ी थीं और हरित क्रांति से लाभान्वित हुईं, उन्होंने ग्रामीण भारत में दूसरों पर अपना सामाजिक नियंत्रण कड़ा कर दिया है। इस प्रकार भूमि अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में कई हिस्सों में सामाजिक स्थिति और गौरव को दर्शाती है। यदि हम इसमें शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के संदर्भ में भी हम एक प्रकार की उपेक्षा को देखते हैं। यदि कृषि क्षेत्र के भीतर उत्पादकता में मजबूत वृद्धि सतत आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, तो आधुनिक क्षेत्रों में जाने के लिए शिक्षित कार्यबल भी उतना ही आवश्यक है। किंतु भारत ने इन दोनों ही क्षेत्रों में बेहतर कार्य नहीं किया है। भारतीय शिक्षा प्रणाली औपनिवेशिक काल से ही अभिजात वर्ग के पूर्वाग्रह से पीड़ित रही है और ब्रिटिश उपनिवेशवादियों ने भी अपने स्वयं के प्रशासनिक उद्देश्य के लिए उच्च जातियों के कुलीनों के छोटे समूहों को ही शिक्षित किया। इसके विपरीत चीन और अन्य पूर्वी एशियाई देशों ने बुनियादी शिक्षा में निवेश किया और धीरे धीरे उच्च शिक्षा की ओर स्थानांतरित हुए। मुख्य रूप से विनिर्माण में उनकी सफलता मानव पूंजी में निवेश का प्रत्यक्ष परिणाम है। मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में चीन की भारत पर जो बढ़त देखी जाती है, वह मानव पूंजी निर्माण की इस उपेक्षा के कारण ही देखी जा सकती है। इसमें चीनी अर्थशास्त्रियों का भी तर्क है कि चीन में ग्रामीण उद्यमिता पारंपरिक कृषि क्षेत्र से बड़े पैमाने पर विकसित होने में सक्षम थी। ग्रामीण भारत में इसके विपरीत मानव पूंजी की एक खराब प्रकार की बंदोबस्ती देखी गई, जिससे चीन के पैमाने पर भारत उद्यमशीलता उस प्रकार की ग्रामीण क्षेत्र में नहीं शुरू कर सका। भारत में उद्यमिता के लिए भी बाधाओं को देखा जाता है, क्योंकि भारत ने कुछ मामलों को छोड़कर नीचे से पूंजीवाद नहीं देखा है। भारत के अत्यधिक असमान भूमि सुधार, शिक्षा और स्वास्थ्य के सार्वजनिक प्रावधान की कमी सहित जाति के नीतिगत परिणाम ने आर्थिक विविधीकरण में बाधाएं खड़ी की हैं। जाति ने सामाजिक नेटवर्क बनाने में भी काम किया। जिन जातियों का पहले से ही व्यापार और औद्योगिक क्षेत्रों पर नियंत्रण था, उन्होंने दूसरों के प्रवेश का विरोध किया। यहाँ तक कि जिनके पास कृषि क्षेत्रों में आर्थिक अधिशेष था, वे भी गैर कृषि आधुनिक क्षेत्रों में निवेश नहीं कर सकते थे। इस प्रकार सामाजिक असमानताओं ने आर्थिक संक्रमण के लिए बाधाएं खड़ी कर दी हैं। इन बाधाओं के कारण कृषि पूंजी भी आधुनिक क्षेत्रों में नहीं जा सकी है। यहाँ तक कि दक्षिण भारत में सापेक्षिक सफलता का श्रेय भी एक प्रकार के निर्वात को दिया जा रहा है, जो पारंपरिक व्यापारिक जातियों की अनुपस्थिति को दर्शाता है। इसके विपरीत दक्षिण पूर्व एशिया में ऐसा संक्रमण हुआ जहां कृषि पूंजीपतियों के द्वारा शहरी उद्यमों में विविधीकरण संभव था। इस प्रकार से भारत में जो आर्थिक विकास का अधूरा पैटर्न देखा गया है, वह जाति और अर्थव्यवस्था के बीच विद्यमान अंतःफलक का ही परिणाम देखा जा सकता है। इस रूप में आप कह सकते हैं कि भारत में जाति एक अवशिष्ट चर नहीं है, बल्कि एक सक्रिय एजेंट है जो आर्थिक परिवर्तन को रोक देता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 8 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी से है। इसमें हम बात करेंगे बर्ड स्ट्राइक और विमानन सुरक्षा पर। हाल ही में पटना से दिल्ली जा रहे एक स्पाइस जेट बोइंग विमान को एक दुर्घटना का सामना करना पड़ा, जब एक पक्षी इसके इंजन से टकरा गया। इससे इंजन को बंद करना पड़ा और उसके बाद फ्लाइट को पटना वापस ले जाना पड़ा। उसी दिन इंडिगो की भी एक उड़ान देखी जा रही थी, जब उसे इंजन में एक पक्षी के टकराने का अनुभव हुआ, जिसके चलते विमान को वापस गुवाहाटी लौट जाना पड़ा। दोनों ही घटनाओं में इंजन के ब्लेड क्षतिग्रस्त हुए या उनमें फ्रैक्चर भी देखा गया।
इस पर भारत के नागरिक उड्डयन नियामक निकाय नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए ने जांच के आदेश दिए हैं। इसके तहत सभी हवाई अड्डा संचालकों को निर्देश दिया गया है, जिसके तहत सभी हवाई अड्डों को हवाई क्षेत्र के भीतर और बाहर के लिए अपनी वन्य जीव जोखिम प्रबंधन योजनाओं की समीक्षा को भी कहा गया है। मानसून के मौसम में वन्य जीवन गतिविधि में वृद्धि के साथ इसमें घास की ट्रिमिंग करने, रनवे के निरीक्षण को करने, परिचालन क्षेत्रों में कचरा निपटान और जल निकासी को भी सुनिश्चित करने को कहा गया है। इस पृष्ठभूमि में हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम बात करते हैं बर्ड स्ट्राइक की, तो ये क्या होता है। बर्ड स्ट्राइक को एक पक्षी और एक विमान के बीच टकराव के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो उड़ान में या टेक ऑफ या लैंडिंग रोल पर होता है। विमान पर बर्ड स्ट्राइक का ये प्रभाव देखा जाता है कि आमतौर पर जब पक्षी किसी विमान के एयर फ्रेम यानी बाहरी बॉडी से टकराते हैं, तो इससे उड़ान भरने वाले पायलटों के लिए महत्वपूर्ण समस्या होने की संभावना नहीं होती। हालांकि अगर यह टक्कर खिड़की या विंड स्क्रीन से होती है, तो इसके परिणाम स्वरूप संरचना में दरार आ सकती है, जिसके चलते पायलट जल्द से जल्द विमान को उतारने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा छोटे विमान आमतौर पर बड़े विमानों की तुलना में पक्षियों के हमलों के प्रति अधिक संवेदनशील देखे जाते हैं। यदि हम सरल शब्दों में बर्ड स्ट्राइक के कारण को समझने का प्रयास करें, तो यह एक हवाई क्षेत्र के आसपास पक्षियों की उपस्थिति से देखा जाता है, जिसके चलते पक्षियों के विमान से टकराने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। मानसून में जैसे ही खुले मैदान में पानी का जल भराव आदि देखा जाता है, तो वह कीड़ों को प्रजनन के लिए आकर्षित करता है और इससे इन क्षेत्रों में पक्षियों की उपस्थिति भी बढ़ जाती है। एक हवाई क्षेत्र के आसपास पक्षी गतिविधियों के अन्य कारण लैंडफिल या अपशिष्ट निपटान स्थलों की उपस्थिति हो सकती है, जो बड़ी संख्या में पक्षियों को आकर्षित करता है। इसके संदर्भ में आप कुछ आंकड़े भी याद कर सकते हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के अनुसार बर्ड स्ट्राइक के 62,000 से अधिक रिकॉर्ड के विश्लेषण से ये पता चलता है कि उड़ान के टेक ऑफ और अप्रोच चरणों के दौरान अधिकांश बर्ड स्ट्राइक देखे जाते हैं। इससे संबंधित अध्ययन के अनुसार लगभग 60% बर्ड स्ट्राइक की घटनाएं 30 मीटर या उससे कम या लगभग 100 फीट की ऊंचाई पर देखी जाती हैं। इसी के तहत 2017 में केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में ही 14,000 से अधिक बर्ड स्ट्राइक की सूचना मिली, जिससे कुल लागत $142 मिलियन देखी गई। विशेषज्ञों के अनुसार विश्व स्तर पर बर्ड स्ट्राइक के चलते वार्षिक लागत लगभग $1.2 बिलियन से अधिक देखी जा सकती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि साल भर पक्षियों की गतिविधि की जानकारी से विमानों को होने वाले नुकसान और यात्रियों को होने वाले जोखिम से बचने में मदद मिल सकती है। इससे संबंधित एक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भारत में 2021 में 1400 से अधिक ऐसी घटनाएं देखी गईं, जो 2016 में देखी गई 840 घटनाओं से काफी अधिक है। इसी के चलते बर्ड स्ट्राइक से बचने के लिए कुछ कदमों को निर्धारित किया गया है, जिसके तहत नागरिक उड्डयन मंत्रालय और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए ने राज्य सुरक्षा प्राथमिकताओं में से एक के रूप में पक्षियों और जानवरों के विमानों के टकराने सहित वन्य जीव हमलों को मान्यता प्रदान की है। इसके अलावा डीजीसीए नियमित रूप से हवाई क्षेत्र का निरीक्षण करता है, जो बर्ड स्ट्राइक आदि के लिए संवेदनशील माने जाते हैं। इसके अलावा स्थानीय एजेंसियों के साथ डीजीसीए समय समय पर हवाई अड्डों के आसपास वन्य जीवों की उपस्थिति को भी कम करने के लिए कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त आपको यह भी ध्यान रखना है कि इसके संदर्भ में सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री के द्वारा भी एक अध्ययन किया गया है, जिसने पूरे भारत में 12 हवाई अड्डों के लिए हवाई खतरों के मुद्दे के अध्ययन का विस्तार किया। और इनके अध्ययन से यह पता चलता है कि भारत में प्रत्येक हवाई अड्डे की अपनी अनूठी पारिस्थितिकी सेटिंग है और इसलिए बर्ड स्ट्राइक के समाधान भी हर हवाई अड्डे के अनुसार अलग होने चाहिए।
अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 7 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था से है। इसमें हम बात करेंगे जीएसटी व एकल कर व्यवस्था पर। दिसंबर 2018 में दिवंगत वित्त मंत्री अरुण जेटली ने घोषणा की कि 28% जीएसटी स्लैब, जिसे उन्होंने डाइंग स्लैब कहा, को लग्जरी वस्तुओं को छोड़कर चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा। इस प्रकार भारत में अंततः केवल 2 स्लैब होंगे, 5% और मानक दर 12% और 18% के बीच। दुख की बात यह है कि अपने आश्वासनों को पूरा करने से पहले 1 साल से भी कम समय में उनका निधन हो गया। आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम बात करते हैं वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी की, तो जीएसटी घरेलू उपभोग के लिए बेची जाने वाली अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए जाने वाला मूल्य वर्धित कर है। जीएसटी का भुगतान उपभोक्ताओं के द्वारा किया जाता है, लेकिन यह वस्तुओं और सेवाओं को बेचने वाले व्यवसायों के द्वारा सरकार को प्रेषित किया जाता है। हालांकि भारत में जीएसटी के संदर्भ में अभी भी एक जटिल प्रकार की स्लैब व्यवस्था देखी जाती है, जिसमें विभिन्न दरों के आधार पर जीएसटी लगाया जाता है। यह अनेक बार उपभोक्ताओं के साथ ही व्यापारियों को भी गंभीर रूप से प्रभावित करता है, जिससे जीएसटी अनुपालन दर में भी कमी देखी जा रही है। विशेषज्ञों का इसके संदर्भ में मानना है कि यदि हमें वास्तव में एक देश एक टैक्स व्यवस्था को लागू करना है, तो इसके लिए जीएसटी की स्लैब व्यवस्था को और एकीकृत किए जाने की आवश्यकता है। दुनिया भर के डेटा भी इसके संदर्भ में बताते हैं कि यदि एकीकृत सिंगल टैक्स व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाता है, तो यह कर अनुपालन को असामान्य रूप से बढ़ा सकता है, जिससे अंततः भारत को ही लाभ होगा। इसके तहत ऐसी वस्तुओं की पहचान की जा सकती है जिन्हें एक ही स्लैब में रखा जाए। साथ ही जो लग्जरी वस्तुएं हैं, उन्हें उच्चतम स्लैब में रखा जा सकता है। इससे न केवल जीएसटी में देखे जाने वाले विवाद कम होंगे, अपितु कर अनुपालन में भी वृद्धि होगी। वित्त मंत्री को भारत के प्रधानमंत्री से एक संकेत लेना चाहिए, जिन्होंने कोविड-19 के बाद के बड़े सुधारों में यह संकेत किया कि उनके द्वारा सभी भ्रमित कर स्लैब को एक झटके में दूर किया जाएगा। यह अनुपालन सुनिश्चित करेगा, कर का दायरा बढ़ाएगा, व्यापार करने में आसानी में सुधार करेगा, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा, रोजगार सृजित करेगा, कर संग्रह में वृद्धि करेगा और भ्रष्टाचार को भी कम करेगा। जैसा कि कई देशों में देखा गया है, यह एक ऐसा कदम होगा जो लोक लुभावन होने के साथ ही अर्थशास्त्रियों के द्वारा मान्य भी होगा। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 7 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था और जीएस पेपर 3 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी से है। इसमें हम बात करेंगे क्रिप्टो बाजार में गिरावट पर। क्रिप्टो बाजार की तेज गिरावट ने क्रिप्टो करेंसी को फिर से खबरों में ला दिया है। लोग आश्चर्य करते हैं कि क्या यह क्रिप्टो बूम का अंत है। हालांकि विशेषज्ञों के अनुसार इसका जवाब ना है। क्रिप्टो करेंसी वास्तव में एक मुद्रा नहीं है, यह एक ऐसी संपत्ति है जो लोगों को अपना पैसा औपचारिक वित्तीय प्रणाली से बाहर रखने और इसे सुलभ बनाने की अनुमति देती है, ताकि इसे दुनिया में कहीं भी इस्तेमाल किया जा सके। आज की दुनिया में ऐसी संपत्ति की बहुत मांग तब तक होगी जब तक कि कुछ अन्य परिसंपत्ति नवाचार मालिकों को इस उद्देश्य को और अधिक कुशल तरीके से प्राप्त करने की अनुमति ना दे। हालांकि हमें क्रिप्टो करेंसी बाजार में आने वाली गिरावट के कारकों को भी समझना महत्वपूर्ण है। दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी क्रैश इसलिए हो रही है क्योंकि इसका एक कारक दुनिया भर की सरकारों के द्वारा अपनाई जाने वाली सख्त मौद्रिक नीति है। इसके तहत जैसे जैसे केंद्रीय बैंक बाजार से तरलता निकालते हैं, मुद्रा के द्वारा संपत्ति को खरीदना कम होता है, जिसके कारण संपत्ति की कीमतें गिरती हैं। क्रिप्टो करेंसी क्रैश एक प्रकार के बुलबुले के फटने का भी संकेत दे सकता है, जिसने क्रिप्टो करेंसी की कीमतों को बहुत उच्च स्तर पर पहुंचा दिया था। हाल के समय में सरकारों का क्रिप्टो करेंसी को लेकर जो रुख रहा है, वह भी इसका एक कारक माना जा सकता है। क्रिप्टो करेंसी के व्यापक उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए कई देशों ने कई कदमों को उठाया है।
जहां चीन और रूस जैसे देशों ने क्रिप्टो करेंसी पर एक मुश्त प्रतिबंध लगाने का विकल्प चुना है, भारत जैसे अन्य देशों ने उन पर भारी कर लगाने और उन्हें विनियमित करने का प्रयास किया है। भारत में यद्यपि सरकार ने क्रिप्टो करेंसी पर एक मुश्त प्रतिबंध नहीं लगाया है, भारतीय रिजर्व बैंक उन्हें पूरी तरीके से प्रतिबंधित करने की आवश्यकता में बल देता है। आपको ये ध्यान रखना है कि भौतिक सरकारी मुद्रा के अनुसार अधिकांश क्रिप्टो करेंसी किसी भी सोने या चांदी के द्वारा समर्थित नहीं है, इसलिए इनका कोई आंतरिक मूल्य नहीं है। हालांकि मांग और आपूर्ति के सिद्धांत के आधार पर चूंकि इनकी मांग अधिक है और आपूर्ति कम है, इसलिए इनका उच्च व्यापार और मूल्य देखा जाता है। यदि हम इसी पृष्ठभूमि में क्रिप्टो करेंसी को संक्षेप में समझने का प्रयास करें तो क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल संपत्ति है जिसे विनिमय के माध्यम के रूप में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें व्यक्तिगत करेंसी स्वामित्व रिकॉर्ड एक कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस के रूप में मौजूद एक बही खाते में संग्रहित किए जाते हैं। इसमें लेन देन रिकॉर्ड को सुरक्षित करने, अतिरिक्त करेंसी के निर्माण को नियंत्रित करने और करेंसी स्वामित्व के हस्तांतरण को सत्यापित करने के लिए मजबूत क्रिप्टोग्राफी का उपयोग किया जाता है। यह आमतौर पर भौतिक रूप में मौजूद नहीं होता है और केंद्रीय प्राधिकरण के द्वारा जारी नहीं किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी आमतौर पर केंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा और केंद्रीय बैंकिंग प्रणालियों के विपरीत विकेंद्रीकृत प्रणाली का उपयोग करता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 14 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में आंतरिक सुरक्षा से है। इसमें हम बात करेंगे डिजिटल वेरिएबल्स व साइबर हमलों पर। तकनीकी पेशेवरों के एक वैश्विक संगठन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स ने चेतावनी दी है कि डिजिटल वेरिएबल्स जिसमें स्मार्ट वॉच और फिटनेस ट्रैकर आदि शामिल होते हैं, वे ग्राहक डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता के लिए खतरे को पैदा कर सकते हैं। संगठन के अनुसार कंप्यूटर नेटवर्क की अधिकांश आपराधिक घुसपैठ का एक वित्तीय मकसद होता है। इसमें कई लोग यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वेरिएबल्स में साइबर सुरक्षा का जोखिम कम होता है, लेकिन डिजिटल वेरिएबल्स का डेटा, विशेष रूप से स्वास्थ्य डेटा, अक्सर वित्तीय जानकारी से जुड़ा होता है। यह स्वास्थ्य डेटा अत्यंत मूल्यवान हो सकता है क्योंकि इसमें अक्सर व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी शामिल होती है, जिसमें जन्मदिन, ईमेल पते और अन्य प्रकार की लॉगिन जानकारी शामिल होती है। इसका उपयोग पहचान की चोरी के उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। आपको ये ध्यान रखना होगा कि भारत में हाल के वर्षों में किस प्रकार से डिजिटल वेरिएबल्स का बड़े पैमाने पर उपयोग बढ़ता देखा गया है। ये वेरिएबल्स देश में लोकप्रिय हो गए हैं क्योंकि उन्होंने उपयोगकर्ताओं को डिजिटली जुड़े रहने की अनुमति दी है और स्वास्थ्य, दवा, नींद, व्यायाम या चलने आदि के लिए ट्रैकर सेवाएं भी प्रदान की हैं। भारत में वेरिएबल बाजार ने 2022 की पहली तिमाही में रिकॉर्ड तोड़ दोहरे अंक की वृद्धि दर्ज की, जिसमें आंकड़े 13.9 मिलियन उपकरणों को पार कर गया है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 11 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 1 में भूगोल और कला और संस्कृति से जोड़कर देखा जा सकता है। इसमें हम बात करेंगे संथाल जनजाति पर। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के द्वारा द्रौपदी मुर्मू जी को देश में सर्वोच्च संवैधानिक पद पर नामित करने के बाद संथाल समुदाय फिर से सुर्खियों में आ गया है। आपको ध्यान रखना है कि संथाल समुदाय गोंड और भील के बाद देश का तीसरा सबसे बड़ा अनुसूचित जनजाति समुदाय है। संथालों की आबादी ज्यादातर उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में फैली हुई है। द्रौपदी मुर्मू जी का गृह जिला मयूरभंज संथाल जनजाति की सबसे बड़ी गहनता सूची में से एक है। उड़ीसा में मयूरभंज के अलावा क्योंझर और बालासोर में भी संथाल निवासित हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान भुवनेश्वर के अनुसार संथाल शब्द 2 शब्दों से बना है, जिसमें संथा का अर्थ है शांत और शांतिपूर्ण और आला का अर्थ है मनुष्य, यानी संथाल का तात्पर्य हुआ शांत मनुष्य। संस्थान के अनुसार अतीत में संथाल खाना बदोश जीवन व्यतीत कर रहे थे। धीरे धीरे वे छोटा नागपुर पठार में बसने लगे।
18वीं शताब्दी के अंत में वे बिहार के संथाल परगना में चले गए और फिर वे उड़ीसा आ गए। संथाल समुदाय विशाल समुदाय है और देश में सबसे अधिक आबादी वाले आदिवासी समुदायों में से एक है। उनकी साक्षरता दर उड़ीसा की अन्य जनजातियों की तुलना में काफी अधिक है। इससे संथालों की समृद्धि देखी जाती है और संथाल वर्तमान में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यद्यपि उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अच्छी प्रगति की है, वे अपनी जड़ों और जातीय धार्मिक प्रथाओं को नहीं भूले हैं। वे प्रकृति उपासक हैं और जहेर यानी पवित्र उपवन में उनकी पूजा करते हैं, चाहे वे किसी भी पद पर हों। संथाल किसान हैं और खेती से अपनी आजीविका चलाते हैं। हालांकि भारत में बहुत कम जनजातियां हैं जिन्होंने आरक्षण नीति और शिक्षा का लाभ उठाया है। 1960 के दशक से जनजाति के सदस्यों ने शिक्षा को गंभीरता से लेना शुरू किया। अब उनमें से अधिकांश शिक्षा को सीढ़ी के रूप में उपयोग करते हुए स्थापित हो गए हैं। संथाल संथाली भाषा बोलते हैं जिसकी अपनी लिपि है, जिसे पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा आविष्कार किया गया। इसे ओल चिकी कहा जाता है। ओल चिकी लिपि में संथाली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ओल चिकी राज्य भर में कई स्कूलों में शिक्षा का माध्यम है और संथाली भाषा भी स्नातकोत्तर कक्षा में एक विषय है। ओलाह कहे जाने वाले संथाल घर अलग होते हैं और दूर से ही पहचाने जा सकते हैं। वे बाहरी दीवारों पर बहुरंगी चित्रों के साथ बड़े, साफ सुथरे और आकर्षक होते हैं। इसमें दीवारों के निचले हिस्सों को काली मिट्टी, बीच के हिस्सों को सफेद और ऊपरी हिस्से को लाल रंग से रंगा जाता है। हाल ही में ई-कॉमर्स साइटों के माध्यम से बेची जाने वाली संथाल की फूता काचा पैटर्न साड़ी और पोशाक समुदाय में व्यापक रूप से स्वीकार की जाती है। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की। पहला प्रश्न है, बर्ड स्ट्राइक क्या है और वे उड़ानों को कैसे प्रभावित कर सकती हैं? बर्ड स्ट्राइक के कारणों को बताते हुए रेखांकित करें कि बर्ड स्ट्राइक से बचने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। 250 शब्द, 15 अंक। दूसरा प्रश्न है, भारत में जाति एक अवशिष्ट चर नहीं है बल्कि एक सक्रिय एजेंट है जो आर्थिक परिवर्तन को रोकता है। व्याख्या करें। 250 शब्द, 15 अंक। पहले उत्तर की संरचना की भूमिका में आप बर्ड स्ट्राइक का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप बर्ड स्ट्राइक के द्वारा उड़ानों को प्रभावित करने के कुछ उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, बर्ड स्ट्राइक के कारणों की व्याख्या करेंगे और बर्ड स्ट्राइक से बचने के संदर्भ में निवारण उपायों को भी देंगे। अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। दूसरे उत्तर की संरचना की भूमिका में आप जाति का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप भारत में जाति और अर्थव्यवस्था के मध्य संबंध को स्थापित करेंगे। इसके संदर्भ में कृषि क्षेत्र, उद्यमिता आदि का उदाहरण देंगे और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में कुछ उपयुक्त सुझाव भी देंगे। अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। बायजूस एग्जाम प्रेप IAS के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।